नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट। टीएमसी के 21 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा पत्र। राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय ने दिया इस्तीफा। 14 टीएमसी सांसदों की भूपेंद्र यादव के घर में बंद कमरे में हुई मीटिंग। दिल्ली में इंडी गठबंधन की हुई बैठक। राहुल, ममता, अखिलेश समेत कई नेता रहे मौजूद। डीएमके आम आदमी पार्टी ने बनाई दूरी। 5 मुद्दों पर बनी सहमति। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार। अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर। ईरान इजराइल में 2 महीने बाद फिर से जंग शुरू। ईरान ने बेरूत हमले के जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने तुरंत हमले रोकने की दी चेतावनी। फिलीपींस में 7.8 की तीव्रता के भूकंप से तबाही। ढहती इमारतों ने खड़े किए रोंगटे। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात टीएमसी में बड़ी टूट की। विधायकों के बाद टीएमसी सांसदों ने बड़ी टूट होने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है और उन्होंने अलग गुट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस गुट का नेतृत्व सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही है। आज दिल्ली में बागी टीएमसी के सांसदों की कई मीटिंग्स हुई। बड़ी मीटिंग आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई, जहां 14 सांसदों ने आज भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात से थोड़ी देर पहले ही सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अभी कुछ और इस्तीफे की खबर भी सामने आ सकती है। कुल मिलाकर ममता की टीएमसी लोकसभा राज्यसभा में टूट चुकी है। सांसदों ने ममता से दूरी बना ली है। सर, 20 से ज्यादा सांसदों ने ऐलान किया कि वो अब एनडीए का समर्थन करेंगे। कितना बड़ा झटका ममता के लिए? ये झटका नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरीके से एक शीश महल की तरह थी। हार का पत्थर एक लगा और पूरा आशियाना वो चकनाचूर हो गया। पार्षद चले गए छोड़ के, विधायक चले गए छोड़ के, अब दिल्ली की बारी थी। लेकिन ये आज खबर जो आई है कि 21 सांसदों ने बकायदा ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं और हमारी लीडर काकोली घोष दस्तीदार है। मतलब पार्टी टूट गई। अब ममता बनर्जी जितना भी झुंझुना उनको झुलाना है झुलाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैपिटल टीवी पिछले 1 सप्ताह से कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र में जो हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, जैसे शरद पवार की पार्टी टूट गई, इन लोगों ने अपने आप को ओरिजिनल बताया और इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कानून के मुताबिक इन दलों को बकायदा सिंबल भी मिल गया, ऑफिस भी मिल गया, पार्टी ओरिजिनल है ये भी हो गया। और जो बड़े पारिवारिक लीडर थे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनके हाथ कुछ नहीं आया। यही हाल ममता बनर्जी का होना है। ममता बनर्जी आसमान से गिरी और सीधे कब्रिस्तान पहुंच गई है उनकी राजनीति। तो ममता की टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है और बड़ी बात यह है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के दौरान ही दिल्ली में बड़ा खेल हुआ है। दरअसल आज विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये उनकी पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, सपा सहित 25 पार्टियों के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से दूरी बनाई। बैठक के समाप्त होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। खड़गे ने कहा कि एसआईआर, वोट लूट और चुनाव में चोरी के मुद्दे पर जल्द ही मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाले शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। खड़गे ने यह भी बताया कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने हर 2 महीने में बैठक करने का भी फैसला किया है और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। कुल मिलाकर बैठक में 5 मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। सर, आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये 5 मुद्दे क्या हैं?
कोई मुझे समझाए भाई ये 5 मुद्दे हैं क्या। सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, एसआईआर के खिलाफ जो है आपने वहां पे थ्योराइज किया कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है वोट चोरी की वजह से, एसआईआर जो है वोट चोरी का एक नया हथियार बन गया है। अच्छा, तो केरल क्यों जीते भाई तुम? वोट चोरी वहां नहीं हुई, वहां अभी सत्ता की चाशनी चाट रही कांग्रेस पार्टी विजय के साथ मिलके, तो वो कैसे जीत गया भाई? वहां वोट चोरी नहीं हुई। मतलब जहां तुम जीत जाओ वहां कुछ नहीं, वहां सब कुछ ठीक, और जहां बीजेपी जीत जाए वहां वोट चोरी हो जा रही है। अच्छा, क्या सहमति बनाया भाई आप लोगों ने? 17 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट और सब लोग वहां बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, और चीफ जस्टिस के आदेशों के आधार पे ये एसआईआर को पूरा किया गया है। कौन सा मुद्दा है ये? अच्छा, मुद्दा जो है दूसरा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। ये कॉकरोच वाले सब भी जंतर मंतर पे मांग रहे थे, तो कॉकरोच बन गए हो क्या तुम लोग? भाई कॉकरोच पार्टी का एजेंडा लेकर के आगे बढ़ना है, कोई सेंस है इसमें? और कोई पूछते बगल में बैठे हुए, भाई जयपुर में कौन पकड़ा रहा है? वो कांग्रेसी नेता। बिहार में कौन पकड़ा रहा है? आरजेडी का नेता। इस लीक में तो आप किस बात से, किस चीज को लेकर के आप मामले को उठा रहे हैं? अच्छा, 2 महीने में मिलना है, तो अभी तक सोए हुए थे क्या? जब चुनाव आता है तो वापस में लड़ने लग जाते हो, और जब चुनाव नहीं होता है तो बोल भाई मिलना जुलना करते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए झटका है। ममता बनर्जी ने इसको दबाव देकर के एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की कि उनको लगा कि कहीं शी कैन बी एडजस्टेड एज द फेस ऑफ अपोजिशन, ताकि उनकी राजनीति बच सके कि कोई बात नहीं, सरकार नहीं है, पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ एक चेहरा बनकर के उभरे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बहुत घाघ पार्टी है। ममता बनर्जी को रिबफ किया गया इस मीटिंग में, और इसलिए ममता बनर्जी मीटिंग छोड़ के भाग गई। जी, अब बात खान सर की बढ़ती मुसीबतों की। पटना कोचिंग सेंटर विवाद मामले में पुलिस खान सर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की एक टीम खान सर की गिरफ्तारी के लिए दौड़ रही है। वहीं इस बीच खान सर की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। फैसल खान उर्फ खान सर के वकील ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दोपहर को कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन फैसला नहीं सामने आया। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल तक कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई मंगलवार यानी कि कल होगी। दूसरी तरफ पुलिस ने सुरक्षा मानकों को लेकर खान सर के कोचिंग और अस्पताल को नोटिस जारी किया है। अगर तय समय में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर खान सर चारों तरफ से फंस गए हैं और गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। सर, क्या उम्मीद जताई जाए, कोर्ट का फैसला क्या आएगा? देखिए, जो हिसाब किताब दिख रहा है कि एक तो वो पूरे इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट पुलिस सेड कि हमने पूछताछ की, वो झूठ बोल रहे हैं, बयान से पलट रहे हैं और बीच में गायब हो जा रहे हैं। अभी तो लापता ही है, और कहीं कहीं से वो जो है अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं। उनको नोटिस दिया गया है कि भाई अपना फायर सेफ्टी है या नहीं है, लेकिन हेकड़ी देखिए। आपको ये कहना चाहिए कि भाई फायर सेफ्टी नहीं है, यहाँ गलती हुई है, लोगों की जान, अगर ये सारी चीज़ें जो हमने की है अगर उसमें उन मापदंडों पे हमारा बिल्डिंग, हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो खरे नहीं उतरते हैं, तो हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 15 दिन का टाइम है, हम उस बिल्डिंग को अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक फायर सेफ्टी नॉर्म्स हम स्थापित नहीं कर लेते हैं। तब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ताला लगाना लगा दो, दूसरा खोल लेंगे। हेकड़ी कानून के सामने। और जिस तरह के चार्जेस हैं, देखिए, अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल गया होता तो जज साहब आज ही सुना दिए होते। देयर इज समथिंग मोर देन दैट, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि खान साहब के ऊपर जो है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
उनकी गिरफ्तारी तय है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान और इजराइल के अप्रैल में हुए सीजफायर के 2 महीने बाद दोबारा जंग शुरू हो गई है। ईरान ने रविवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि ये कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रक्षा ठिकानों पर हमला किया। तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट हुए। वहीं IRGC ने दावा किया कि इजराइल ने इन हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है। भारतीय दूतावास ने भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह भी दी है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर इजराइल और ईरान हमले बंद करने को कहा है। सर, क्या फिर से जंग की शुरुआत मानी जाए? बिल्कुल, ऑलरेडी जंग की शुरुआत हो गई। ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन फोन पे बहस हो गई डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में। आपने नेतन्याहू को पागल कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो नेतन्याहू तो चुपचाप सुन लिए, मजाक में उसे टाल दिया। लेकिन तैयारी उसी समय से हो चुकी थी कि नहीं, ये मसला अमेरिका का नहीं है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल इजराइल के ऊपर होगा, तो उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। इसलिए युद्ध खत्म नहीं होने वाला। और आप जो हर 5 घंटे में बयान बदल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब उनके पास जो है बार्गेनिंग पावर जो है वो खत्म हो गया। आप जो ये कहते थे कि अभी बातचीत हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, और अपने दोस्तों को स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसे कमवाने का काम कर रहे थे, युद्ध का जो आपने धंधा बना दिया था, वो अब खत्म हो गया। क्योंकि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी अटैक किया गया है, और ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने ब्लॉक कर रखा है, अब हम स्ट्रेट ऑफ बाब मंदब को हम बंद करेंगे, दैट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन, रेड सी और इंडियन ओशन, अरब सागर को जो है वो जोड़ता है। और वो अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, अमेरिका के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा कि उनको फुल फ्लेजेड ईरान के ऊपर हमला करना पड़े। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। कुछ ही सेकंड के भीतर इमारतें हिलने लगी, सड़कों और भवनों में दरारें पड़ गई और कई संरचनाएं भी ढह गई। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने और बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद फिलीपींस के अलावा जापान और इंडोनेशिया में भी सुनामी को लेकर चेतावनी जारी करनी पड़ी है। सर, तस्वीरें तो काफी भयावह है, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो तो विनाशकारी, लेकिन ये खबर हिंदुस्तान के लोगों को बड़े गौर से देखना चाहिए, और खास करके सरकारों को। वो इसलिए कि ये ऑलरेडी फिलीपींस जो है वो उस जोन में है, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। ये इलाका वो है जहां इस तरह के भूकंप आए दिन आते हैं। लेकिन 7.6, कोई कह रहा है 7.8, दिस इज टू मच, ये तो प्रलय है। लेकिन सबसे मार्क करने वाली बात क्या है कि 7.6 रेक्टर स्केल पे भूकंप आने के बाद भी 30 लोगों की मौत हुई है। ये बताता है कि वहां के लोग भूकंप को लेकर के कितने अवेयर हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें कितनी उस हिसाब से बनाया जाता है। भारत भी, और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, ये इलाका है जो उसी तरह के सेस्मिक जोन में आता है। और इसीलिए ये खबर ज़रूरी है कि हमें भी इस तरह के भूकंप से निपटने के लिए अपनी तैयारी सरकार को भी और जनता को भी करके रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।